वेलकम बच्चों, मैं अमित सर हिंदी विषय के साथ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी विषय के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें से हम हिंदी मातृभाषा चूँकि हमारी रही है, इसलिए हमको ज़्यादा कठिन नहीं प्रतीत होती है। फिर भी भाषा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज हिंदी विषय की कुछ भूमिका पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास और उद्भव उसका हुआ कहाँ से। तो चर्चा करेंगे भारत से ही, चूँकि हम सब भारतीय हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव हिंदी भाषा का उद्भव यानी हिंदी हमारी जो जननी है, जन्मभूमि मातृभाषा है, ये आई कहाँ से। तो भारत में मुख्य रूप से दो परिवारों में भाषाएं बोली जाती थी। नंबर एक है आर्य परिवार की भाषा और नंबर दो द्रविड़ परिवार की भाषा। यानी एक थी आर्य परिवार और दूसरी थी द्रविड़ परिवार की भाषा। तो द्रविड़ परिवार की भाषा और आर्य परिवार की भाषाएं ये बोली कहाँ जाती थी। तो द्रविड़ जो हमारी आर्य परिवार की भाषा है, ये उत्तर भारत में कहाँ पे बोली जाती थी? उत्तर भारत में। और जो द्रविड़ परिवार की दूसरी भाषा है, ये क्योंकि दक्षिण भारत में बोली जाती थी, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत सबसे प्राचीनतम जो हमारे वेद हैं, अब जैसा कि हमको ज्ञात है कि सबसे प्राचीनतम जो वेद हमारा है वो कौन सा है? प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद। बोर्ड हमसे अक्सर प्रश्न भी कर लेता है कि सबसे प्राचीनतम वेद का नाम बताइए, तो उसके विषय में हम बताएंगे कौन सा वेद? ऋग्वेद। तो चूँकि हिंदी है, हिंदी का जो उत्तराधिकारी भाषा, जो हिंदी का उत्तराधिकार है, वो किसको जाता है? ऋग्वेद को जाता है। और हिंदी का जो वर्णन है ऋग्वेद में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इसके बाद में आते हैं भारतीय आर्य भाषाओं के काल, यानी जो भारत में आर्य भाषाएं बोली जाती थीं उनका समय क्या है? काल विभाजन। तो भारतीय आर्य भाषाओं के काल, यानी जो हमारी आर्य भाषाएं बोली जाती थी उत्तर भारत में, उसका समय क्या था। तो इसको मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया। कितने? तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले है, पहली जो समय है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। पहला क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसकी जो समय सीमा रही है हमारी 1500 ईसा पूर्व। ध्यान रखना है कि कब से है? प्राचीनतम आर्य भाषा जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक जो प्राचीनतम आर्य भाषा है का काल समय है, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। और दूसरा जो है बिंदु नंबर 2, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल और दूसरा है मध्य
भारतीय आर्य भाषा काल। इसका समय सीमा क्या है? ये है चूंकि 500, कहाँ से 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। कब तक? 1000 ईस्वी तक। ध्यान यहाँ पे ये देना है कि यहाँ 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। और तीसरा जो विभाजन काल है, जिसको हम आधुनिक भी कह सकते हैं, तीसरा है हमारा पॉइंट आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। नंबर 3, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। और इसका समय जो है 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से लेकर के आपका आज तक। कब तक? आज तक। इसके बाद में आता है प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा काल, जो हमारा समय सीमा है इसकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। इसका फिर पुनः विभाजन कर दिया गया, इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2 भागों में। 2 भागों में यहाँ से फिर इसको विभाजित कर दिया गया। एक बनता है हमारा वैदिक संस्कृत, इसको एक बनता है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। और दूसरा बनता है यहाँ पे लौकिक संस्कृत। दूसरा पॉइंट जो है लौकिक संस्कृत। ये हो गया हमारा प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा का विभाजन काल, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक संस्कृत के अंतर्गत जितने भी हमारे वेदों की रचना हुई वो इसी काल में आ जाता है। किसमें? इसी वाले काल में। पुनः आते हैं फिर मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में। इसको भी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने? 3 भागों में। इसको 3 भागों में। जैसा कि बताया आपको, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका सन आपको बताया था हमने 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कहाँ तक था? 1000 ईस्वी तक। अब 3 भागों में इसको फिर बांट दिया गया है। पहला है हमारी पहली जो भाषा आती है निकल करके, वो आती है पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। पाली भाषा या इसको मागधी भाषा भी कहते हैं। पाली भाषा या मागधी भाषा। क्योंकि ये मगध के आसपास बोली जाने वाली भाषा थी, इसलिए इसको मागधी भाषा भी कहते हैं। और नंबर 2 दूसरी भाषा जो थी वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। इसका और नंबर 3 जो है आती है आपकी भाषा अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में फिर बांट दिया गया। पाली भाषा काल,
भाषा और प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। इनकी समय सीमा हम देखेंगे। ये जो है मागधी भाषा जो थी ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, कहाँ तक? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक थी। और जो प्राकृत भाषा जो हमारी थी ये इसकी समय काल रहा 1 ईस्वी से लेकर के आपका आता है 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। और ठीक इसी प्रकार से आपकी जो अपभ्रंश भाषा है वो 500 कहाँ से? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। कहाँ तक? 1000 ईस्वी तक। ये रहा इसका समय सीमा। इसके बाद आते हैं कि जो पाली भाषा थी, कौन सी? पाली भाषा। पाली भाषा जो थी इस भाषा को बौद्ध धर्म की, कौन सी? बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा भी कहा जाता है पाली भाषा को। क्योंकि अक्सर प्रश्न बोर्ड कर देता है कि पाली भाषा को किस धर्म की भाषा के नाम से जाना जाता है, तो वहां हम बताएंगे कि बौद्ध धर्म की भाषा भी पाली भाषा को कहा जाता है। क्योंकि इसी बौद्ध धर्म जब हमारे राष्ट्र में था तो उस समय पाली भाषा में कई साहित्य लिखे गए, जिनमें से हमारा एक साहित्य आता है बौद्ध साहित्य। कौन सा? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की जो रचना काल है वो बौद्ध धर्म के समय ही पाली भाषा में हुई थी। इसके बाद में आता है और इसी समय एक और रचना है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, त्रिपिटक। इसमें भी अक्सर बोर्ड प्रश्न कर देता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो वहां हम बताएंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो है जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। क्योंकि जैन धर्म हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कई धर्म प्रचलित हैं, जिनमें से बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म है। कौन सा? जैन धर्म। जैन धर्म। और जैन धर्म के समय में ही जैन साहित्य जो है, जैन धर्म के समय में ही जैन साहित्य ये जो था कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य की जो रचना हुई वो प्राकृत भाषा में हुई। फिर इसी के बाद में प्राकृत भाषा का फिर विभाजन कर दिया गया। यहाँ पे आगे चल करके प्राकृत भाषा को 5 भागों में, कितने? 5 भागों में। प्राकृत भाषा को 5 भागों में बांट दिया गया। प्राकृत भाषा को 5 भागों में बांटा गया, जिनमें से मुख्य रूप से है विभाजन। पहला है शोर सैनी प्राकृत। कौन सी? शोर सैनी प्राकृत।
दूसरा बिंदु है आपका पैसाची प्राकृत। कौन सा? पैसाची प्राकृत। और नंबर 3 है महाराष्ट्री। कौन सा? महाराष्ट्री प्राकृत। और चौथा है आपका अर्ध मागधी। कौन सी? अर्ध मागधी प्राकृत। और लास्ट है आपका मागधी प्राकृत। धीरे धीरे बोलो हो। मागधी भाषा। इसके बाद में अगली भाषा थी जो आपकी अपभ्रंश। नंबर 3 पे थी अपभ्रंश भाषा। अब अपभ्रंश भाषा का जो समय काल था आपको बताया था हमने 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कहाँ तक था? 1000 ईस्वी तक। और इस अपभ्रंश भाषा को, चूंकि हिंदी का जन्म जो हुआ है वो यहीं से हुआ है, इसलिए अपभ्रंश भाषा को हम ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। इस भाषा को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जिनमें से मुख्य रूप से है आपका पहला अवहट। और दूसरा है आपका अवहट। और अन्य नाम और हैं इसके। इसको देश भाषा भी कहते हैं, देश भाषा या देसी भाषा भी कहते हैं, देसी भाषा। अक्सर बोर्ड में प्रश्न कर देता है कि अवहट भाषा किसको कहते हैं, अपभ्रंश भाषा का दूसरा नाम बताइए। तो किसी भी प्रकार से घुमा करके करने से ये हमको होगा कि हम बता सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा को ही अवहट, देसी भाषा या देश भाषा भी कहते हैं। तो इसके बाद निकल के आता है कि आधुनिक जो आर्य भाषाएं थी निकल के, भारतीय भाषाओं का जो आर्यकाल विभाजन था उसमें पहला था प्राचीनतम आर्य भाषा काल, और दूसरा था मध्य आर्य भाषा काल, और तीसरा बिंदु था हमारा आधुनिक आर्य भाषा काल, जिसका समय था 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक। तो अब हम जानेंगे कि आधुनिक जो आर्य भाषा थी वो क्या है, यानी आधुनिक आर्य भाषा का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश। कौन सी भाषा से? अपभ्रंश। ध्यान में इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके चलना है कि अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक आर्य भाषा काल जो है, यानी 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक की जो भाषा समय है उसका जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है। किसी का विकास इसलिए कहा जाता है कि जो हिंदी का भी विकास है, यानी हिंदी जो बिंदु हम लेकर के चल रहे थे, हिंदी का जो पूर्ण विकास हुआ है वो अपभ्रंश भाषा, किस भाषा के द्वारा? अपभ्रंश भाषा के ही द्वारा हिंदी का पूर्ण विभाजन काल हुआ है। इसलिए हिंदी की जननी कौन हो गई? हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा को ही माना जाता है। हिंदी की जो जननी है वो अपभ्रंश भाषा ही काल। यहाँ से हम आगे अध्ययन करेंगे हिंदी गद्य, और नंबर 2
हिंदी पद्य। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि हिंदी गद्य और पद्य में अंतर तथा हिंदी गद्य को किस प्रकार से हम जानेंगे और हिंदी पद्य को किस प्रकार से पहचानेंगे। तो हिंदी गद्य के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि यानी छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त। किससे? छंद, ताल, लय और तुकबंदी से मुक्त। तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध। मुक्त, विचार पूर्ण एवं वाक्यबद्ध। वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। यानी गद्य की पहचान अगर हम करेंगे जिसमें न तो छंद होगा, न ताल, लय, न तुकबंदी, इन सभी से ये चीज गद्य जो होता है वो मुक्त होता है और इसमें विचारपूर्ण वाक्यबद्धता देखने को मिलती है, इसलिए इसको गद्य कहते हैं। अब हम जानेंगे कि गद्य है क्या, गद्य की उत्पत्ति हुई कैसे, कौन से शब्द से हुई। तो गद्य जो है गद धातु, कौन सा? गद धातु एवं इसका गद धातु एवं यत प्रत्यय के योग से ही गद्य का निर्माण हुआ है। गद धातु के साथ में अगर हम गद धातु के साथ में अगर यत प्रत्यय जोड़ देंगे तो निर्माण किसका हो जाएगा? गद्य का। इसलिए गद्य का अर्थ है बोलना। सामान्य भाषा में हम लोग ले सकते हैं गद्य का अर्थ, गद्य का अर्थ बोलना, बतलाना, बोलना, बतलाना या कहना। सामान्य अर्थ में गद्य का जो अर्थ लिया जाता है बोलने से लिया जाता है या बतलाने से या कहने से लिया जाता है। दैनिक जीवन में जो भी जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में बोलने जाने वाली भाषा ही गद्य कहलाती है। यानी जिस भाषा का हम लोग प्रतिदिन प्रयोग करते हैं वो भाषा गद्य के ही अंतर्गत ली जाती है या कही जाती है गद्य की। ठीक, धन्यवाद।